आज क्रिप्टो पर इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे वज़रेक्स सीईओ निश्चल शेट्टी से। काफी व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि निश्चल से बात की जाए वज़रेक्स पर, उनके नए प्रोजेक्ट पर, इन क्रिप्टो रेगुलेशन पर। कॉज इस साल क्रिप्टो इंडस्ट्री एक इंडिफरेंट फेज से गुजर रही है, आप जानते हो। रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं ग्लोबली, इन इंडिया में भी, एंड कुछ बड़े कंसर्न्स भी यहाँ पर हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। मतलब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई आगे क्या होने वाला है। सो आज उन्हीं सब चीजों को डिकोड कर रहे हैं। साथ ही वज़रेक्स से रिलेटेड खबर भी आई थी 2 दिन पहले कि एक्सचेंज को नोटिस भेज दिया आईडी ने, उस पर ही बात करेंगे निश्चल से। हाय निश्चल, वेलकम टू अनकट। Thanks for inviting me here on the show. निश्चल, सबसे पहले आपसे बात वज़रेक्स पर ही करूंगा, यू द फेस ऑफ द एक्सचेंज, एंड यूजर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल वज़रेक्स में क्या चल रहा है। मतलब सब कुछ ठीक है ना? और ये सिर्फ वजीरेक्स का नहीं है। आई थिंक ओवरऑल एक्सचेंजेस इंडस्ट्री जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में एक्सचेंजेस भी जाते हैं। अगर आप 2018 जब वजीरेक्स लॉन्च हुआ था, तभी अगर आप इंडस्ट्री देखोगे तो बहुत छोटा इंडस्ट्री था इंडिया में, करीब 50 लाख लोग थे। और ये ग्रोइंग स्टेज में था जहाँ पे बहुत सारा आई वुड से पोटेंशियल जस्ट दिख रहा था कि शायद ग्रो हो सकता है। पता नहीं था कि मे बी छोटा ही मार्केट रहेगा कि बड़ा, लेकिन हमें थोड़ा कन्विक्शन था कि ये बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। और उसके लिए बहुत एक्सपेक्टेड था क्या करना है क्रिप्टो जैसे मार्केट में जो बहुत नया है, कि आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, अवेयरनेस पे फोकस करना पड़ेगा। और वो हमने किया वजीरेक्स में और एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो, कि हमने फोकस किया कि लोगों को कैसे क्रिप्टो के बारे में जानकारी दे, और कैसे उन्हें सिखाए कि क्रिप्टो क्या होता है उसमें। क्योंकि आप अगर सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सब कुछ एक ही लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाओगे आपको रियलाइज करोगे आपके क्रिप्टो के जो प्रोडक्ट्स हैं और उनका जो वैल्यूएशन का तरीका है, क्यों उनके पास टोकन्स है, बहुत अलग है कंपेयर टू लेट्स से आपका ट्रेडिशनल जो इक्विटी मार्केट्स है। तो और देन डिसेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी, द कॉन्सेप्ट बहुत नया है। तो हमने एजुकेशन पे फोकस किया था और उसकी वजह से इंडिया का मार्केट भी बढ़ने लगा। आज के डेट में 30 मिलियन के ऊपर लोग हैं जो क्रिप्टो में है इंडिया से। सो आई थिंक वो 2-3 साल का जो जर्नी था वो ग्रोथ का था। और फिर बाद में 2020 में बुल मार्केट आ गया, तो उस टाइम पे सब एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग वजीरेक्स फोकस कर रहे थे कि कैसे स्केल करें, बिकॉज इतना ट्रैफिक और इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी ने कभी देखा नहीं था इंडिया में, और ये पहली बात था। तो हम सब 2020 और 2021 में स्केलिंग पे फोकस कर रहे थे। फिर 2022 में आई थिंक कुछ चीजें हुई, जैसे एक था आपका क्रिप्टो मार्केट्स में डाउनटर्न आ गया। एक्सचेंजेस जैसे FTX का इशू हो गया, फिर कुछ बड़े फंड्स क्रिप्टो के बंद हो गए। तो उसके वजह से एक बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था मई 2022, और उसी के साथ कोइंसिडेंटली इंडिया में TDS आ गया था, जो 1% था। और हमें पता था कि 1% TDS मार्केट के लिए इट्स नॉट द बेस्ट, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल यूज। सो इसके वजह से एज अ इंडस्ट्री हमने डाउनवर्ड ट्रेंड देखना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत तेजी से गिरने लगे। तो फॉर वजीरेक्स एट दैट टाइम क्वेश्चन था कि अब नेक्स्ट क्या है, और नॉट जस्ट के 6 महीना या 12 महीना, बट लेट्स से नेक्स्ट 3 से 5 साल में किस डायरेक्शन में इंडस्ट्री जाएगा। एंड अभी ये और क्लियर हो रहा है कि इंडस्ट्री कंप्लायंस की तरफ जा रहा है, कंप्लायंस रेगुलेशन। और इंडिया में अच्छे से हो भी रहा है पार्टली, एंड कुछ जगहों में ऑब्वियसली जैसे टैक्स इज वेरी हाई, वो हम वी आर ट्राइंग के उसको रिड्यूस करेंगे तो वो इंडस्ट्री वापस और तेजी से बढ़ेगा। बट दूसरा पार्ट में जो कंप्लायंस है, फॉर एग्जांपल आज के डेट में अभी इंक्लूडिंग वजीरेक्स हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटी बन गए हैं FIU में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे पहले ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग अगर आप करोगे भी एज एन एक्सचेंज, आपको रिपोर्टिंग के लिए कुछ नहीं था जहाँ पे आप अथॉरिटी के पास जाओगे। तो पहले क्या होता था, कुछ अगर इश्यूज आ गए तो अथॉरिटी आपके पास आते थे, फिर आप उसको ट्रेस करते थे ट्रांजैक्शन, और इट रिएक्टिव था। कुछ हो गया तो आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अभी प्रोएक्टिव हो गया है इंडस्ट्री, जहाँ पे अभी बिकॉज हम सब रिपोर्टिंग एंटिटी है तो हमें ट्रांजैक्शंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। मोर लाइक प्रिवेंशन। पहले क्या और था, कुछ खराब हुआ तो ठीक करो, अभी था कि आप खराब होने से पहले आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये आई वुड से लास्ट 6 महीने से आई थिंक एज अ एक्सचेंज ऑल्सो वजीरेक्स हम लोग ये सब कंप्लायंस रिलेटेड जो भी जरूरत है वो सब हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी और भी थोड़ा बाकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
कई सारे चीज इंटरनल है, बट एक्सटर्नल मैं आपको एग्जांपल दूं तो पहले हमारे पास एक लेवल का केवाईसी था। सो कोई मैटर नहीं करता कौन से ट्राइब के ट्रेडर हो आप, आपको एक लेवल का केवाईसी करना, आईडी प्रूफ और सेल्फी। और अभी हमने 3 लेवल का केवाईसी लाया फॉर एग्जांपल। क्यों? क्योंकि जैसे आपका ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ जाता है एज अ ट्रेडर, तो आपको और कंप्लायंस चेक्स आएंगे। और ये दिस इज अगेन टू बी इन टर्न इन लाइन विद कंप्लायंस, कि इंडिया का एक्सपेक्टेशन क्या है कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, या आप कितना डिपॉजिट्स या विड्रॉ कर रहे हो। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट आई थिंक एज एन एक्सचेंज हम कर रहे हैं। और अभी भी आई थिंक 2-3 महीना और चलेगा ये सब कंप्लायंस रिलेटेड चीजें। उसके बाद वी आर ट्राइंग टू आई थिंक इन पैरेलल। और एक क्या है, आई थिंक ये बेयर मार्केट में एक और चीज क्या समझ में आ रहा है सबको कि एज एन इंडस्ट्री, बिकॉज अब हम बड़े हो गए, वी हैव टू फाइंड मोर स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, सब एक्सचेंजेस सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम था, ट्रेडिंग फीस। आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर आ गया तो बहुत फीस आएगा, नीचे है तो रेवेन्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको एक एज एन इंडस्ट्री सस्टेनेबली एक कंपनी बनाना है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनी है, तो आपको नए रेवेन्यू स्ट्रीम ढूंढने पड़ेंगे, ताकि अगर आपका मार्केट नीचे भी गया, आपका रेवेन्यूज आर स्टिल ओपन एंड यू आर स्टिल गेटिंग रेवेन्यू। सो हम लोग वो एक दूसरा पैरेलल फोकस है फॉर अ टीम के कैसे अल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हम बिल्ड करें इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसके बाद अभी जैसे जैसे ये और बेटर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट फेज चालू करेंगे। बट अभी सॉर्ट ऑफ लर्निंग एंड कंप्लायंस स्टेज पे है हम लोग एज एन एक्सचेंज। फाइन निश्चल, एक न्यूज रिपोर्ट आई थी अभी 2 दिन पहले, मैंने देखा था। इट सेज कि ईडी ने क्रिप्टो फ्रॉड केस में अराउंड 1200 करोड़ रुपए को सीज किए। इसमें कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया है, उससे रिलेटेड वज्रेक्स को भी एक नोटिस इशू किया है। सो इस नोटिस पर आप क्या कहोगे? ऐसी खबरों से ना एक्सचेंज के यूजर्स हैं बड़े पैनिक में आ जाते हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? आई थिंक हम लोग का 2021 में शायद वो जो फेमा का एक शो कॉज नोटिस आया था। सो ये जो अभी कल आया उसमें वही सेम शो कॉज नोटिस के बारे में वापस जस्ट लिखा गया है। और जो दूसरा सीज किया हुआ जो बोल रहे हैं वो हमसे रिलेटेड नहीं है। अभी मुझे भी डीप अंडरस्टैंड नहीं है क्या केस है, बट ऐसा कोई नया केस हमारे साथ तो नहीं है। सो ऐसा आई थिंक इट लुक्स लाइक कि दो चीजें हैं, बट एक आंसर में डाला हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ कि 1000 करोड़ सीज हुआ है। ऑल्सो वजीरेक्स को शो कॉज नोटिस भेजा था फेमा का, बट वो था 2021 का। और वो जस्ट आई थिंक एवरी टाइम कुछ भी इंडस्ट्री रिलेटेड आ रहा है तो उसको यूज कर रहे हैं, बट इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ओके निश्चल, अब क्रिप्टो वर्ल्ड के हॉट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। क्रिप्टो रेगुलेशन इंडिया में पिछले 1 साल से 1.5 साल से बात हो रही है कि G20 प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो फ्रेमवर्क पर बड़े डेवलपमेंट्स होंगे एंड एटलीस्ट एक रॉ फ्रेमवर्क हमें मिल जाएगा। सो अभी तक 8 महीनों में क्या निकल के सामने आया है क्रिप्टो रेगुलेशन पर? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? कब तक फ्रेमवर्क पर कुछ कॉन्क्रीट गवर्नमेंट की तरफ से निकल के सामने आ सकता है? आई थिंक ये डायरेक्शन वाइज ये बहुत सही है। एंड सरप्राइजिंग है कि इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जो ग्लोबल रेगुलेशन के। सो डायरेक्शन क्या है अभी? पहले 2 साल पहले तक आई थिंक हर कंट्री का क्या था, हम सब लोग खुद का रेगुलेशन करेंगे। इवन हम एज एन इंडस्ट्री हम इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट शुड फॉर्म अ रेगुलेशन। एक अच्छा क्या हुआ, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट वेंट डीपर टू अंडरस्टैंड कि अगर रेगुलेशन बनाना है तो कैसे बनेगा। एंड उसमें आई थिंक क्या नोटिस किया कि अगर आप आइसोलेशन में रेगुलेशन बनाओगे, जस्ट लेट्स से इंडिया के लिए, तो दैट रेगुलेशन विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव compared to if you build a global regulation. What India realizes is कि आप अगर आइसोलेशन में रेगुलेशन बनाओगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है और उसमें कोई जोग्राफिक बैरियर नहीं है। आपने अगर बिटकॉइन खरीद लिया और आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो इट डज नॉट मैटर कौन से कंट्री में है, आप ट्रांसफर कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ ब्लॉकचेन इज नॉट स्पेसिफिक टू अ जोग्राफी। तो आई थिंक ये रियलाइजेशन से इंडिया इज नाउ पुशिंग फॉर के एज पार्ट ऑफ द G20 सभी नेशंस को एक साथ मिलके रेगुलेशन लाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, ताकि उनका जो स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो मीट हो स्पेसिफिक टू कंट्री। सो आई थिंक दैट्स द राइट डायरेक्शन। अभी द क्वेश्चन इज इसमें कितना टाइम लगेगा, बिकॉज एक कंट्री को करना वो इटसेल्फ मुश्किल है, बट अगर आप सडनली सोचोगे कि 10, 20, 30, 50 कंट्रीज एक साथ मिलके करें, वो और भी मुश्किल है। सो टाइमलाइन
पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक डायरेक्शन सही है कि सब कंट्रीज अगर मिलके करेंगे। एक अच्छी बात है कि अब यूरोप में फॉर एग्जांपल आई थिंक समटाइम नेक्स्ट ईयर या 2025 में मीका रेगुलेशंस आएंगे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्री जो ईयू में है वो सब इसको फॉलो करेंगे। तो वो एक अच्छी बात है। तो मे बी G20 नेशंस मिलके मे बी डिसाइड करेंगे कि उस डायरेक्शन में जाए, और यू नो मे बी ओवरलैप रहेंगे उस रेगुलेशन और इस रेगुलेशन में। तो मे बी इट इज ऑल्सो ईजियर एज अ ग्रुप टू मेक इट। बट हाँ, आई थिंक टाइम ही बोलेगा कि कितने जल्दी ये ऐसे रेगुलेशन ला सकते हैं, ग्लोबल रेगुलेशन। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आपको आप देखोगे तो वहां पे भी ग्लोबल रेगुलेशंस है, ट्रैवल रूल फॉर एग्जांपल, और वो अगर सब कंट्रीज नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो कभी इफेक्टिव नहीं होगा। सो सिमिलरली इवन क्रिप्टो में ट्रैवल रूल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक कंट्री ने ट्रैवल रूल इंप्लीमेंट किया और दूसरे ने नहीं किया, तो जब ये क्रिप्टो का ट्रांसफर होगा, देयर इज नो वे टू फॉर एन एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इट। So I think global regulation is a must. Um, let's see. I'm hoping. I think it's a very positive direction that we are going towards. फाइन निशल, अब आपसे बात शार्डम की करते हैं। कुछ वक्त पहले तक ना जब निशल की बात होती थी तो वजरेक्स सेन में आता था, बट आजकल यू बिजी विद योर न्यू प्रोजेक्ट शार्डियम। सो फॉर दोज हु आर नॉट मच इनटू क्रिप्टो, नॉट मच इनटू वेब3 इकोसिस्टम, उनके लिए आप बताएं कि शार्डियम है क्या एंड व्हाट इट ब्रिंग्स ऑन द टेबल फॉर द इंडस्ट्री। हम जब वजीरेक्स बना रहे थे, हमारा मिशन हमेशा से था कि हम कैसे लोगों को एक्सेस दे क्रिप्टो, एंड ये जो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया है उसमें कैसे एक्सेस दे। और हमने रियलाइज किया सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम था कि ऑन रैम्प एंड ऑफ रैम्प सोल्यूशन नहीं थे। ऑन रैम्प मतलब आपको अगर आप कोई क्रिप्टो होल्डर नहीं हो और आपको फर्स्ट टाइम क्रिप्टो खरीदना है, तो आपको INR से क्रिप्टो खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए कोई अच्छा तरीका नहीं था, इजी तरीका नहीं था। तो इसलिए हमने वजीरेक्स लॉन्च किया। और फिर वजीरेक्स जैसे बड़ा और इंडियन इकोसिस्टम जैसे बड़ा, हमने ये देखने का ट्राई किया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आप जैसे ही समझो आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने लगोगे, क्रिप्टो खरीदोगे, आपको क्रिप्टो इकोसिस्टम समझेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप हमेशा होता है कि आपको डिसेंट्रलाइज सर्विसेज की तरफ जाओगे आप, डीफाई, गेमफाई, और आपका सेल्फ कस्टडी, जो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ ऑल दैट FTX इंसिडेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जहाँ पे आपको अगर सेल्फ कस्टडी करना है तो आपको खुद का वॉलेट होना चाहिए, की मैनेजमेंट। तो हमने जब रिसर्च करने लगे हम हमारे यूजर बेस में कि क्या हो क्या रहा है, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस थे, जहाँ पे अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन में जाना है आपको एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन यूज करना पड़ेगा, जैसे इथेरियम हो गया, वहां पे ट्रांजैक्शन फी बहुत हाई था। बुल मार्केट के टाइम पे तो $50 $100 ट्रांजैक्शन फी जा रहा था, और इवन जब मार्केट लो है तभी भी $1 आधा डॉलर रहता था। सो अगर आप वो ट्रांजैक्शन फी का कॉस्ट सोचोगे, तो फॉर एन एवरेज यूजर इज वेरी एक्सपेंसिव टू डू इट। अगर आप सिर्फ डीफाई सोचोगे तो आप कर लोगे, क्यों? क्योंकि अगर आपको डीफाई में आप $50 कमा रहे हो तो $1 फी दे दोगे। लेकिन अगर आप गेम फाई सोचोगे, सोशल डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया सोचोगे, वहां पे आप पैसे तो नहीं कमा रहे हो, आप यूज कर रहे हो एज अ कंज्यूमर, तो वहां पे आपको आधा डॉलर भी बहुत एक्सपेंसिव होएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम एक ब्लॉकचेन बनाएं जहाँ पे आपका फी 1 सेंट, एक रुपया के करीब हो जाए, सो दैट आप जो कंज्यूमर एप्लीकेशंस के बारे में सब बात करें आज के डेट में Web3 में, कि अगर मास एडॉप्शन लाना है तो कंज्यूमर एप्लीकेशंस को बिल्ड करना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन। बट अगर आपका ब्लॉकचेन ही एक्सपेंसिव है तो आप कंज्यूमर एप्लीकेशन कभी नहीं बना सकते, जो आज का स्टेट है। तो इसीलिए हमने शार्डियम लॉन्च किया, जहाँ पे शार्डियम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि ये दुनिया का पहला ब्लॉकचेन है जिसका ट्रांजैक्शन जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, वर्सेस दूसरे ब्लॉकचेन है बिटकॉइन, इथेरियम, उसका ट्रांजैक्शन कैपेसिटी का एक लिमिट होता है। जैसे इथेरियम में 15 या 20 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो 1 सेकंड का। तो अगर 40 ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट आ गया और 20 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तभी आपका फीस बढ़ जाता है, क्योंकि बिडिंग होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपका सप्लाई सिर्फ 20 है और आप 40 लोगों को लेना है तो डबल कर दोगे आप प्राइस। तो दैट इज वाई फीस इंक्रीज होता है। तो इन शार्डियम वैसा नहीं होएगा। अगर शार्डियम का कैपेसिटी समझो आज के डेट में अगर 50 ट्रांजैक्शन और 100 लोगों का रिक्वेस्ट आया, तो ये जो ब्लॉकचेन है ये अपना ट्रांजैक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है और 100 ट्रांजैक्शन का कैपेसिटी बना सकता है। कैसे बनाएगा? इज जस्ट और नोड्स को ज्वाइन करना है। सो और सर्वर्स अगर ऐड हो जाएंगे नेटवर्क में तो नेटवर्क का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कोई नया
नहीं है वेब 2 के दुनिया में। अगर आप नॉर्मल वेब 2 एप्लीकेशन देखोगे, कोई न्यूज़ वेबसाइट में आप जाओगे, या इवन जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सडनली 100 के बदले 1000 लोग आएंगे, तो आप बैकएंड में और सर्वर्स लगा दोगे ताकि ये 1000 लोगों का रिक्वेस्ट आप सर्व कर सके। सो दैट सेम कॉन्सेप्ट लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में नहीं है। सो क्योंकि ब्लॉकचेन नया है, स्टार्ट हुआ 7-8 साल हुआ है, तो हम ये कॉन्सेप्ट जो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हम ला रहे हैं शार्डियम में। सो ये पहली बार होगा कि जब भी एक नया नोड शार्डियम के नेटवर्क को ज्वाइन करेगा, तो शार्डियम का जो ट्रांजैक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ शार्डियम। एंड अभी हमारा टेस्टनेट लाइव है, और करीब 8 लाख लोगों ने अब तक टेस्टनेट को ट्राई किया है। सो इट ऑल्सो प्रूव्स के डिमांड है एंड नीड है, बिकॉज आप अगर लोगों को कोई सर्विस दोगे जो स्केल कर सकता है और अफोर्डेबल होगा इन डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम, आई बिलीव कि इट विल बी ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज। अब आज के डेट में द बिगेस्ट प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज चीप है, डिसेंट्रलाइज्ड सर्विसेज एक्सपेंसिव है। सो हम ये सॉल्व करने को देख रहे हैं अभी। ओके निश्चल, शार्डियम मिडनेट लॉन्च से पहले अराउंड $5.5 मिलियन की स्ट्रेटेजिक फंडिंग आपने रेज की। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? हमने पहला जो फंड रेज किया था शार्डियम के लिए, वो करीब अक्टूबर 2022 में था। वो था $18.2 मिलियन, एंड वो हमारा फर्स्ट सीड राउंड था। एंड उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो रेस करके हम शार्डियम का कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, शार्डियम का सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। और उसी की वजह से हमने 2 टेस्टनेट लॉन्च किया, और कम्युनिटीज इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी बन चुका है। इनफैक्ट इवन ग्लोबल स्केल में आप शार्डियम का डिस्कॉर्ड देखोगे तो सभी L1 ब्लॉकचेन्स में हमारा सेकंड नंबर पे अभी। सो ग्रोथ तो फास्ट हो रहा है, लेकिन कुछ महीने पहले जब हम इकोसिस्टम प्लेयर से बात कर रहे थे, सो आप अगर कोई ब्लॉकचेन के बारे में सोचोगे, तो ब्लॉकचेन इटसेल्फ उतना यूजफुल नहीं है। यूजफुल कब होगा? अगर ब्लॉकचेन के ऊपर लोग एप्लीकेशंस बनाएंगे, बिकॉज नहीं तो वो एक ओपन डेटाबेस है, ठीक है। इसको यूजेबिलिटी के आपको और एप्लीकेशंस को लाना पड़ेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। सो हम जब इकोसिस्टम प्लेयर से बात कर रहे थे, तो हमें समझा कि दे वांटेड कि वो भी शार्डियम का हिस्सा बने in terms of contributing early into the ecosystem through capital. उनको invest करना था at this stage, ताकि because they उनको लग रहा है कि this is a good solution, and they want to be deeper part of it, not just सिर्फ बनाओ but also be an early contributor. So ये जब हमें समझा, तो हमें लगा कि ऐसा एक राउंड ओपन करना चाहिए जहाँ पे हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो अपार्ट फ्रॉम मनी हमें दूसरे एडवांटेजेस भी देंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने सो 2-3 चीजें थी। फॉर एग्जांपल एक था एक ब्रिज है जो आपको हेल्प करता है आपका एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में आपके एसेट्स को मूव करने के लिए। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब हमें पता है कि जब वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दे विल आल्सो बिल्ड ऑन टॉप ऑफ शार्डियम बिकॉज दे आर डीप इनटू दिस नाउ। सिमिलरली कुछ और एप्लीकेशंस है जो दूसरे ब्लॉकचेन्स पे है, पर उन्होंने इन्वेस्ट किया शार्डियम के राउंड में। और फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स है जो अलग ज्योग्राफी से है, जहाँ पे हम बिकॉज शार्डियम एक ग्लोबल ब्लॉकचेन है, तो हमें दूसरे ज्योग्राफीज में भी जाना है। तो इंडिया में तो हम स्ट्रांग है, बट हमें दूसरे ज्योग्राफीज, तो जैसे वियतनाम में एक छोटा सा वीसी फंड था, वीसीआई एंजल कह लो, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे वियतनाम में कम्युनिटी बनाने के लिए, तो हमने उनसे भी फंड रेज किया। सो ऐसे हमने अलग अलग की प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट किया जो ट्रेडिशनली वीसी हो भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वीसीज भी नहीं है, बट वो लोग पार्टनर्स है। तो इसलिए हमने ये एक स्ट्रेटेजिक राउंड इसका नाम दिया, और $5.4 मिलियन हमने रेज किया ये स्ट्रेटेजिक राउंड में। फाइन निश्चल, इंडिया में शार्डियम का जो डेवलपर इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट को लेकर आपके क्या प्लान्स है? ऑल्सो क्या इंडिया को आप अपना की मार्केट कंसिडर करते हो, कंसिडरिंग जो भी कुछ क्रिप्टो को लेकर यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में हुआ है? इंडिया हमारा आई वुड से होम मार्केट है, और हमने इनफैक्ट ये आइडिया भी आया बिकॉज हम इंडिया मार्केट पे फोकस कर रहे थे, और इंडिया मार्केट का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके हमने ये सोल्यूशन बनाया। सो इंडिया डेफिनेटली शार्डियम के लिए एक की मार्केट है, और आई वुड से आज के डेट में भी इंडिया शार्डियम का सबसे बड़ा मार्केट है।
बट नॉट जस्ट शार्डियम, मेरा बिलीफ है कि इंडिया कोई भी ब्लॉकचेन हो या कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो, उसके लिए हमेशा सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है। अगर अभी नहीं है तो होगा, इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग। मे बी आप जो डीफाई में टीवीएल के बारे में सुनते हो कि इतना बिलियन और डॉलर्स डाल दिया, मे बी उसमें पता नहीं, बट नंबर ऑफ यूजर्स जो अभी आई थिंक वेब थ्री में नेक्स्ट जो जोन होगा, दैट विल बी ऑल अबाउट कितने यूजर्स यूज करे एक प्रोडक्ट को, उसमें इंडिया हमेशा नंबर वन रहेगा। बिकॉज इंडिया में वो एक परफेक्ट डेमोग्राफिक है जहाँ पे यंगस्टर्स हैं जिनको वेब थ्री समझ में आता है, डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ रहा है, जिनको बिल्ड करने हैं एप्लीकेशन, जिनको यूज करने हैं एप्लीकेशन जो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में बन रहे हैं। सो इंडिया के लिए वो बहुत आई वुड से क्रूशियल टेक्नोलॉजी होने वाला है वेब थ्री, जहाँ पे अभी आप देखोगे ऑल द यंगस्टर्स जो कॉलेजेस में हैं, जो जस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, सब उन्हें वेब टू में नहीं जाना है, बोरिंग लग रहा है, विच इज ट्रू बिकॉज 10 20 30 साल से वेब टू ही चल रहा है। और वो लोग जब एंटर करेंगे वेब टू में, तो उनके सामने रहेंगे लोग जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है वेब टू में, जबकि वेब थ्री में उन्हें ज्यादा समझता है वर्सेस जो जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको कम समझता है वेब थ्री। तो उनके लिए एडवांटेज है, एंड दैट्स व्हाई सब इंडिया में जो भी यंगस्टर्स है वो लोग वेब थ्री ट्राई कर। सो वी न्यू कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट, एंड इसलिए हम चाहते थे ये सोल्यूशन लाए, इसलिए शार्डियम लाया। तो द इंडिया मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ वेब थ्री एडॉप्शन, एंड शार्डियम के लिए आई थिंक प्रॉब्ली हम लोग वन ऑफ द लार्जर L1 है अभी, जो टेस्ट नेट पे है और इतना एडॉप्शन मिला इंडिया में। सो विल कंटिन्यू टू डू दैट। हमारा स्ट्रैटेजी इंडिया मार्केट के लिए बहुत सिंपल है। अगेन गोइंग बैक टू वेरी बेसिक, ये मार्केट बना नहीं है, बन रहा है। और अगर कोई भी मार्केट बन रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उसको कैसे मदद करोगे उसको बनाने में। और वो वेरी सिंपल है, एजुकेशन एंड हेल्पिंग पीपल आउट कि कैसे करोगे एजुकेशन इन द सेंस। अभी हम फॉर एग्जांपल हम लोग एक मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ कम्युनिटी, और वो ऑलमोस्ट एवरी वीक हो रहा है इन डिफरेंट सिटीज। एवरी मंथ 25 30 मीटअप्स हो रहे हैं इंडिया में। जो प्रूफ ऑफ कम्युनिटी है वो बहुत सिंपल है। आप मीटअप में आओगे तो हम आपको सिर्फ बेसिक्स समझाते हैं अबाउट वेब थ्री, एंड देन आप जा सकते हो, आप और सीखोगे पढ़ोगे, बट ये इनिशिएशन है। आपको अगर ज्यादा नहीं पता, एक वो है। दूसरा है कि आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे आपके सिटीज में जो वेब थ्री में। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, कई लोग हैं जो डेवलपर्स हैं, दूसरे डेवलपर्स मिल जाते हैं, फिर साथ में एक नया स्टार्टअप खोल रहे हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन चाहिए, ऑफलाइन कोलैबोरेशन, वो हम प्रूफ ऑफ कम्युनिटी मीटअप से कर रहे हैं इंडिया में। सो ये सब करके हम लेकिन हमारा कोर फोकस एक ही है कि हम कैसे सबको अवेयरनेस एंड एजुकेशन बिल्ड करें अराउंड वेब थ्री, और उसी से हम ग्रो हो रहे हैं अभी इंडिया में। दैट्स गुड। निश्चल, इस वक्त हम ग्लोबली फाइनेंशियल सेक्टर में बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी हैं ऑफ कोर्स। सो ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी एंड वेब थ्री इकोसिस्टम में इन चैलेंजेस को सॉल्व करने का कितना पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू यू? मैं एग्जांपल्स में जाने से पहले लेट्स थिंक अबाउट कि what is the advantage for let's say DeFi over traditional finance? अभी ट्रेडिशनली आप अगर फाइनेंस देखोगे तो वेरी जोग्राफिक लाइक बाउंड्री है, जोग्राफी। इंडिया का फाइनेंस इंडिया, कोई और कंट्री का फाइनेंस उसी कंट्री में। और ये ट्रू था फॉर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। इंटरनेट से पहले इंडिया का इंफॉर्मेशन इंडिया में था, कोई और कंट्री का उसी कंट्री में। और उसी की वजह से लर्निंग्स और कम्युनिकेशन ये वो सब सॉल्व नहीं हुआ था। जैसे इंटरनेट आ गया, आप पूरा वर्ल्ड आपको एक्सेसिबल हो गया, और उसके बाद आप कोई भी कंटेंट दुनिया में बन रहा आप देख सकते हो, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो अभी फाइनेंस वर्ल्ड एक प्री इंटरनेट में जैसे दुनिया था, वैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिसेंट्रलाइजेशन से पहले फाइनेंशियल वर्ल्ड वाज सिमिलर टू दैट, ऑफलाइन अपनी दुनिया में रहो। अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या कर रहा है, वो बाउंड्री निकाल रहा है और बोल रहा है कि आप कहीं से भी होगे तो आप एक कॉमन लिक्विडिटी में टैप कर सकते हो। कॉमन लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ आप कोई एक कंट्री में कोई और कंट्री में, बट फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। एंड आई थिंक ये अगर इफेक्टिवली बराबर से जब सॉल्व होएगा तो वील हैव आई वुड से मोर एक्सेस टू द फाइनेंशियल इकोसिस्टम ग्लोबली। और इससे क्या होएगा, मे बी समडे इंडिया में कोई डेव होगा जो एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना सकता है ग्लोबल यूज के लिए,
अपने घर में बैठ के। उसको कोई जरूरत नहीं है कि उस कंट्री में एक कंपनी बनाओ और फिर वहां पे एक लाइसेंस लो, फिर कोई और कंट्री में जाओ। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि कोई भी कहीं से भी सेम प्रोडक्ट को यूज कर सकता है और सेम प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो अभी यूज केसेस तो इट्स लाइक जब आईफोन लॉन्च हुआ था, आई डोंट थिंक वो लोग कभी सोच सकते थे कि कोई उबर होगा या ट्विटर होगा, बट वो प्लेटफॉर्म पहले लॉन्च हुआ। और अभी हम लोग इवन विद शाडिया हम लोग जस्ट फोकस करें कि वो प्लेटफॉर्म लॉन्च करें। एक बार प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, आई थिंक कई सारे नए यूज केसेस आएंगे। एक चीज है कि रेगुलेशंस आल्सो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फॉर फाइनेंशियल यूज केस। अब अगर नॉन फाइनेंशियल सोचूंगा, जहाँ पे रेगुलेशन इज नॉट रियली सच अ बिग प्रॉब्लम, वहां पे कई सारे एग्जाम्पल्स, सब कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये गेमफाई के बारे में बोलते हैं लोग, जहाँ पे अगर आप इंडिया का मार्केट भी देखोगे तो आई थिंक दो प्ले टू अर्न का मॉडल है, वो सक्सेसफुल रहा है इंडिया। एंड ये क्रिप्टो में और इफेक्टिवली बना सकते हैं, जहाँ पे आप अगर गेम खेल भी रहे हो तो आप ग्लोबली पार्टिसिपेट कर सकते हो ये प्ले टू अर्न गेम्स में। जैसे आई थिंक लास्ट बुल रन में एक्सी इन्फिनिटी आया था और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उसमें, फिर सोलाना पे स्टेपन था, उसमें भी बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। सो ऐसे ये अर्ली एक्सपेरिमेंट से बाद में वो गेम्स का आई थिंक बस चला गया। बट इट्स अ वेरी अर्ली एक्सपेरिमेंट टू शो कि अगर आप ब्लॉकचेन पे कोई गेम बनाओगे जहाँ पे एक फाइनेंशियल एलिमेंट है, एंड इट नीड नॉट बी फैंटेसी गेम्स और ओनली। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल जैसे आप फेसबुक के टाइम पे, अगर आपको पता है, फार्मविल करके एक गेम हुआ करता था, जहाँ पे लोग अपना फार्म बनाते थे और प्लांट्स उगाते थे और फिर उसको बेचते थे, खरीदते थे, बट फॉर डिजिटल टोकन। अभी कई सारे ऐसे गेम्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी बन रहे हैं ऑन ब्लॉकचेन, जहाँ पे आप जब ये ट्रेड करोगे फॉर एसेट्स, ये रियल ट्रेड है, आप उसको आपके वॉलेट में मूव कर सकते हो, उसको कोई मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो। सेम वे आपके गेम कैरेक्टर्स एनएफटीज बन सकते हैं, आप उसको अपने पास रख सकते हो। वो कैरेक्टर को आप डेवलप करो और कोई नया गेमर आ गया और उसको चाहिए वो कैरेक्टर, तो आप उसको बेच सकते हो। इट्स लाइक अ कंप्लीट इकोनॉमी बन रहा है गेमिंग इकोसिस्टम में ऑन ब्लॉकचेन। सो ये सब बहुत आई वुड से अमेजिंग यूज केसेस है जो इमर्ज होने लगे हैं, और इंडिया में आई थिंक वो पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। Because DeFi, I think India में थोड़ा सा, because regulation and India is still building out, maybe थोड़ा time लगेगा versus some other countries जहाँ पे regulations उतने strong नहीं है financially in terms of global access. Because India में we understand there has to be some regulations coming in. So maybe GameFi, similarly SocialFi, I think ये सब शायद might take off faster India में। और उसी के लिए हम लोग भी एट स्टाडियम वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दोस फॉर इंडिया एंड ट्राइंग टू सी डीफाई में ट्रेडिशनल आपके डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और ये लेंडिंग प्रोटोकॉल्स, वो सब तो है ही, दोज आर आल्सो इनोवेशंस इन अ वे, स्टेकिंग हो गया, ये सब है। बट यू नो completely new models might also require regulatory. For example, and this has been एक favorite topic है सबका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इज रेमिटेंस। अब बहुत बड़ा स्लिपेज है रेमिटेंस में, आपको 7-8% आप खो देते हो बाय द टाइम आप उसको क्रिप्टो में मूव करो, इट्स वेरी क्विक। बट अगेन रेगुलेशन हैज टू बी इन लाइन, ताकि दैट इज अलाउड, सो दैट पीपल डोंट लूज देयर मनी टू 4 या 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीच में आ जाते हैं और हर एक इंस्टीट्यूशन 2-2% ले लेता है आपका। तो वो सब आई थिंक यूज केसेस इमर्ज होंगे, बट रेगुलेशंस के लिए रुकना पड़ेगा। निश्चय, लास्ट क्वेश्चन मेरा डीफाई पर रहेगा आपसे कि इस वक्त क्या बैरियर्स आपको दिखते हैं डीफाई इकोसिस्टम के इवोल्यूशन में, एंड शाडियम में आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आज के डेट में अगर आप देखोगे सभी डीफाई एप्लीकेशंस, जब भी ये बुल मार्केट आता है और जब भी ज्यादा एडॉप्शन होता है, वो लोग स्केल नहीं कर पाते। और उसके वजह से और मैंने कई सारे डीफाई फाउंडर से बात की है, उनका लिमिटिंग फैक्टर है कि उनका जिस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर रहे हैं वहां पे उन लोग को और यूजर्स आ ही नहीं सकते, बिकॉज सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है तो यूजर्स चले जाते हैं। तो ये जो स्केलेबिलिटी का इशू है, ये फिक्स होना है, विच इज वाई हम शार्डियम बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेशन, हमने जो बात किया, बिकॉज कई सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, आई थिंक DeFi adoption comparatively लोअर है, बिकॉज रेगुलेटरी क्लैरिटी आया नहीं है। सो रेगुलेटरी क्लैरिटी आना बाकी है। थर्ड आई थिंक सिक्योरिटी है, जो सबको पता है, बिकॉज DeFi बहुत नया है, सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स हो रहे हैं, और
आई थिंक एवरी क्वार्टर में कुछ ना कुछ, आई थिंक लास्ट 2 हफ्ते में भी आई थिंक कर्व फाइनेंस का एक एक्सप्लॉइट हुआ था अभी 2 हफ्ते पहले। सो सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स हो रहे हैं, व्हाई? बिकॉज ये नया इंडस्ट्री है, लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे होता है। तो वो कॉन्फिडेंस लो है लोगों में अभी। जस्ट अगर आप रियली हाई रिस्क आपका एपेटाइट है तो ये आप डीफाई ट्राई करें। सो सिक्योरिटी ऑल्सो सॉल्व करना है। फोर्थ, अगेन एजुकेशन। डीफाई इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज लेट्स से आप एक वेबसाइट में लॉग इन कर लो, आप यूज कर लो। आपको पहले तो कस्टडी समझना पड़ेगा, सेल्फ कस्टडी, बिकॉज आपके पास है। फिर आपको समझना पड़ेगा कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ट्रांसफर करके वहां पे आपके फंड्स रहेंगे, और कैसे आपको उसको वापस ले आना है। सो देयर आर सम थिंग्स टू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक ये जो 4 कोर पीसेस है, जैसे ये सॉल्व हो जाएंगे, आई थिंक डीफाई इकोसिस्टम विल ग्रो फास्टर। अभी शार्डियम में अगर आप सोचोगे तो हम, लाइक आई सेड, जस्ट स्केलिंग पे फोकस करें फॉर डीफाई, and education to ensure that people understand what this is and how do you use it. सो थैंक्स निश्चल फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। आपने शार्डियम की बात की, समझाया उसके बारे में, आपने नए प्रोजेक्ट के बारे में, प्लस वजरेक्स में क्या चल रहा है उसके बारे में बात की, एंड इंडिया में क्रिप्टो का जो आगे फ्यूचर हो सकता है उस पर भी हमने बात की, क्रिप्टो फ्रेमवर्क पर भी बात की। आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, बात करेंगे क्रिप्टो इकोसिस्टम पे। जो भी सवाल आपके लिए आएंगे व्यूअर्स से, उनको भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और व्यूअर्स से भी कहूँगा कि आप बने रहें हमारे साथ, और कॉमेंट सेक्शन में आप जो भी सवाल हैं, आपके सजेशन है वो लिखते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।